विक्रमादिदेवम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर शशि मैडम जी जुड़ गई हैं और डॉक्टर गणेश भोसले सर जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सब जगह बारिश हो रहा है। तो मैं आदरणीय शशि मैडम से पूछना चाहूंगा कि आपका पैर कैसा है मैडम, शशि मैडम जी? अभी आप खाना नहीं खा रही हैं तो अनम्यूट करके बताइए, पैर कैसा है अभी? चल फिर पा रही हैं? खाना खा रही हैं शायद। जी सर, मैं अभी बाद में बोलती हूँ। हाँ ठीक है। तो हम लोग ना अभी कुछ कुछ और बातों पे बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसायन रसायन पे हम लोग बात करेंगे कि रसायन चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण शाखा है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषाण, जब ऐसे कहा जाता है तो काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, फिर ऊर्ध्वांग चिकित्सा, बाल चिकित्सा, फिर जरा दृष्टा वृषण, जरा चिकित्सा मतलब रसायन चिकित्सा, और अगत तंत्र और वृश्य बाजीकरण चिकित्सा, ऐसे जो 8 अंग है आयुर्वेद के, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य, शल्य रह गया था, शल्य चिकित्सा। इसमें रसायन का एक अलग ही महत्व है, जीरियाट्रिक मेडिसिन, जो कोई भी दूसरा साइंस नहीं बताता जितना आयुर्वेद इसके बारे में बताता है। क्योंकि चरक संहिता का पहला अध्याय का नाम ही है दीर्घ जीवितम अध्याय, मतलब दीर्घ जीवन की कल्पना करते हैं। और वाग्भट में आयुष्य कामी अध्याय, आयु कैसा होना चाहिए तो सुखकर आयु होना चाहिए। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम तच्चते यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो दीर्घ जीवन के लिए और शरीर का कोई भी अवयव खराब ना हो। आजकल हम लोग देख रहे हैं 20-25 साल के बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक आके मर जा रहे हैं, जबकि ये बुढ़ापे का सब बीमारी है। आजकल क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग रसायन का सेवन नहीं कर रहे हैं, ग्राम्य आहार का सेवन कर रहे हैं। तो वैदिक ग्रंथ में भी देखा जाए, पुराण देखा जाए, आयुर्वेद में देखा जाए तो रसायन का महत्व तो बहुत ज्यादा है। ऋषि मुनि लोगों ने चरक सुश्रुत वाग्भट और जितने वैदिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथ है, सभी में रसायन का बहुत ज्यादा महत्व बताया। और अग्निवेश हुए, अग्निवेश मुनि हुए, चरक जी हुए, सुश्रुताचार्य जी हुए, भेल जी, सभी ने दीर्घकाल अध्ययन और अध्यापन किया है। तो दीर्घ काल तक कोई भी काम अगर कोई करता है तो उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अब जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी थे, सलामी बल्लेबाज, भारत के क्रिकेटर थे, एक समय के बाद रिटायर हो गए, तो फिर अभी वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कपिल देव जो थे वो क्रिकेट खेलते थे। लेकिन एक अध्यापक जो होता है और एक डॉक्टर, या कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो प्रैक्टिस करता है, और टीचर पढ़ाई शिक्षा देता ही है। सरकार के तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार रिटायर कर देती है, लेकिन टीचर लोग तो पढ़ा सकते हैं कभी भी। 100 साल का भी एक डॉक्टर है, वो पेशेंट देख सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है, एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे एक डॉक्टर ग्रांट थे, 114 साल के थे और वह पेशेंट देखते थे।
तो डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है और एक टीचर भी कभी रिटायर नहीं होता है। तो जब दीर्घ काल तक अध्ययन अध्यापन और प्रैक्टिस करना है, तो ये दीर्घ काल के लिए रसायन का सेवन करना बहुत जरूरी है कि बुद्धि स्मृति एकाग्रता हमेशा अच्छी रहे। नहीं तो हर साल ब्रेन जो है वो 2 mm तक कम होते जाता है, सिकुड़ता जाता है, एट्रोफिक चेंजेस होने लगते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने मनुष्य जीवन के लिए दिनचर्या बताया, ऋतुचर्या बताया और साथ में रसायन सेवन करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया। तो रसायन सेवन करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं, दीर्घायुष्य के रहते हैं, वाणी स्मृति संतति बहुत अच्छा रहता है। तो जब रसायन का सेवन किया जाता है, तो आप लोगों ने भी जब भी कोई रसायन का सेवन किया होगा खुद में, तो आप लोगों को खुद पता चला होगा कि कितना अच्छा फायदा होता है। और कुछ काम में रसायन होते हैं और कुछ वाततपिक रसायन होते हैं, कुछ कुटी प्रावेशिक रसायन होते हैं। ये सब हमने कॉलेज डेज में पढ़ा है। कुटी प्रावेशिक में कुटिया में करके पेशेंट को रख के और फिर हम लोग रसायन देते हैं। पहले राजा लोग को देते थे। वाततपिक मतलब रोज के आहार विहार के साथ में और तब रसायन। और काम में रसायन मतलब जैसे कोई कामना करके, जैसे कि कोई श्वास का पेशेंट है, उसका पिपली रसायन हम दे रहे हैं, तो श्वास व्याधि को पूरी तरह से ठीक करना है तो काम में रसायन दिया जाता है। उसी तरह से कुछ मेज्य रसायन दिया जाता है कि बुद्धि स्मृति एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। कुछ यकृत पे काम करने के लिए यकृत और पिपली को मिला के, बकरे का जो यकृत है उसको लेके पिपली डाल के पुटपाक करके उसका चूर्ण बना के और फिर वो दिया जाता है। ये होता है काम में रसायन। तो काम में रसायन का एक अलग ही महत्व है। जब हम लोग रसायन देखते हैं तो क्या बोला है, दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरो आधार्यम देहेंद्र बलम परम। मतलब आयु बहुत ज्यादा बढ़ता है, स्मृति बढ़ता है, मेधा बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, आयु तरुण रहता है, हमेशा इंसान यंग रहता है, उसके किडनीज अच्छे रहते हैं, लीवर अच्छा रहता है, मतलब उसमें या वर्टिब्रास जो रहते हैं वो हड्डियां अच्छी रहती हैं। और अभी तो मेरे पास एक पेशेंट है ही, वो अभी 30 साल की है और वो फॉरेन कंट्री से आई हैं। वो बोल रही हैं कि डॉक्टर अभी मैं वॉशरूम से उठती हूँ ना, इंग्लिश टॉयलेट से भी, तो मेरी हड्डियों से कट कट आवाज आती है और मैं उठने बैठने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 30 साल के एज में बुढ़ापा का लक्षण आ रहा है और चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। तो क्यों? तो उसका कारण देखा तो ग्राम्य आहार, जंक फूड खाना। जंक फूड और ग्राम्य आहार एक जैसा ही है। और क्या है, रात्रि जागरण करना, इंस्टा देखना। मैंने पूछा ऐसे ही जानने के लिए कि आप फॉरेन में रहती हैं, तो दुबई में रहती हैं वो, तो वहां और यहाँ की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? बोले नहीं, वहां पर भी स्नैपचैट रहता है, जीपीटी, चैट जीपीटी रहता है, एआई वहां भी है, यहाँ भी है। परप्लेक्सिटी जो रहता है, वो जो है सॉफ्टवेयर, वो पीपीटी बनाने के लिए इंडिया में भी यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वहां भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या चीज अलग है वहां पे? तो बोले कि वहां पे आईफोन सस्ता है, छोटे छोटे बच्चों के पास आईफोन है क्योंकि वो सस्ता है। हम लोग जैसे इंडिया में सोचते हैं कि सेटल हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा, तब हम लोग आईफोन खरीदेंगे लाख रुपए का। वहां तो छोटे छोटे बच्चों के पास आईफोन है। वहां नॉर्मल इंसान के पास भी मर्सिडीज कार है, ऑडी कार है, क्योंकि सस्ता है वहां पे। अब इंडिया में क्योंकि फॉरेन कंपनियां हैं तो वो महंगा पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, कस्टम का ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, कोई भी चीजें महंगी होती है। वहां पे कस्टम ड्यूटी नहीं है उतना, तो सस्ता पड़ता है। तो मैंने पूछा फिर वहां का लाइफस्टाइल और यहाँ का लाइफस्टाइल में क्या है? बोले हम लोग को जंक फूड खाना पड़ता है। वहां पे खाना जो रहता है रोज कोई बनाता नहीं है, क्योंकि वहां पे मेड रखना वो नहीं है, मतलब मेड कोई मिलता नहीं है। मेड का सैलरी बहुत ज्यादा रहता है, इंडिया के 10 लाख रुपए से ज्यादा रहता है। तो मेड से अच्छा हमें खुद खाना बनाना पड़ता है। तो आप खुद खाना ना बना के ऑर्डर दे देते हैं हम लोग बाहर का, कि ये ला दो वो ला दो, पैक्ड फूड रहेगा या फिर जंक फूड रहता है। नॉनवेज भी रहता है तो कोई घर पे नहीं बनाता है, ज्यादातर बाहर से आता है, क्योंकि वर्किंग वुमेन लोग को घर में बनाने का टाइम नहीं है। और इंडिया में क्या है कि अभी भी परंपरा है कि खाना अच्छा से फ्रेश खाना हम खाते हैं। तो इसीलिए 30 साल के एज में वहां पे रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर वहां पे जो कल्चर है वो रात्रि जागरण करने का, पानी वैसा है वहां का, खान पान जो आयुर्वेद में बोला है कि घी खाना चाहिए रोज, यहाँ हम लोग सेवन करते हैं, तेल का सेवन करते हैं। वहां पे तो सब बंद ही हो गया है, घी तेल है ही नहीं वहां पे। तो जब घी तेल नहीं रहेगा तो बॉडी में ड्राइनेस बढ़ेगा, वात के विकार बढ़ेंगे, तो बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। और केवल उनको ही नहीं, वहां बहुत सारे लोग को आ रहा है। या तो लोग बहुत ज्यादा हैवी डाइट करते हैं फॉरेन में, तो बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, मेदस्वी हो जाते हैं।
तो बहुत ज्यादा मैदा और बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सभी लोगों को रसायन की सेवन करने की बहुत जरूरी है। सभी लोग मोटे होते हैं ऐसा नहीं, एवरेज में मैं बता रहा हूँ। तो और क्या हो रहा है कि लोग जो है ना डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रह रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में। यहाँ अगर इंडिया में देखें तो लोग आध्यात्मिक हैं। हम लोग यहाँ पे पूर्व जन्म, फिर आगे का जन्म, फिर पूजा पाठ, पुण्य, भगवान के पास जाना, तीर्थ के पास जाना, तीर्थ में जाना, ये सब हम करते हैं। वहां पे कैसा है कि लोग आध्यात्मिक कम है और आज के दुनिया में जी रहे हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे हम लोग क्या है कि नॉन लिविंग में भी लिविंग देखते हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर है, नदी में भी परमेश्वर है, पर्वत में भी है, पत्थर में भी भगवान है। हर चीज में हम ईश्वरीय तत्व देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे है, लोग मेंटली उतना डिप्रेशन में नहीं है। अगर डिप्रेशन आता है, कोई चिड़चिड़ होता है, हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, किसी से बातचीत कर लेंगे और पूजा पाठ कर लेंगे, व्रत उपवास कर लेंगे, डिप्रेशन चला जाता है। वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे कैसा है कि लोग आध्यात्मिक हैं, संडे संडे को जाते हैं, वहां पे चर्च में जाते हैं, लेकिन वहां का अध्यात्म अलग अध्यात्म है। वहां पे मतलब नॉन लिविंग में उतना परमात्मा का अंश देखना है। वहां पे जैसे यीशु को मानेंगे, जीसस को मानेंगे, या फिर अल्लाह को मानेंगे और 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, वो ठीक है, वो अलग चीज है। हमारा प्रकृति को हम लोग ईश्वरीय तत्व मानते हैं। तो हम लोग कैसे, हमारे साथ ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ है हमेशा। तो हम लोग डिप्रेशन में कम जाते हैं उतना। और फिर गुस्सा को रोकने के लिए अहिंसा करना है। फिर जो अष्टांग योग है, नियम है, हम सूर्य को, देवता को अर्घ्य देते हैं। तो जब सूर्य को अर्घ्य देंगे तो डिप्रेशन किस लिए आएगा। चंद्रमा को हम लोग नमस्कार करते हैं। गणेश जी, अभी और फेस्टिवल भी यहाँ पे कितने सारे होते हैं। अभी गणेश जी का फेस्टिवल होगा, रक्षाबंधन होगा। यहाँ पे लोग डिप्रेशन में कम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। और जितना डिप्रेशन बढ़ेगा उतना बुढ़ापा जल्दी आएगा, रोग रहेगा बहुत ज्यादा। तो इंडिया जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे है, बहुत आगे है। और क्या है, रसायन का सेवन करने से प्रभा रहती है, वर्ण रहता है, देह का, इंद्रियों का बल रहता है, वाक सिद्धि रहती है। तो इसीलिए लाभोपाय शस्तानाम रसादीनाम रसायनम, यह जरा व्याधि नाशम तत् रसायनम, ऐसा बोला जाता है। और क्या है कि इंडिया के लोग जो है ना, वो कम में भी गुजारा कर लेते हैं, जुगाड़ लगाते हैं और गरीबी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वहां के लोग नहीं कर पाते। वहां पे रहना है तो अच्छा ही रहना है। तो वहां गरीबी है लेकिन इतना गरीबी नहीं है। इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। तो लोग ना कम से कम में भी गुजारा करते हैं। तो बॉडी में एंटीबॉडीज बहुत तैयार होते हैं। अगर रसायन का सपोर्ट मिल जाए तो इंडिया के लोग तो और ज्यादा दिन तक जीते हैं। तो ये हमारा आयुर्वेद है प्राचीन। तो हमें, और क्या है कि आयुर्वेद हमारे घर घर में है, हमारे नसों में है, हर चीज में। तो इसीलिए रसायन का सेवन करने से क्या फायदा होता है कि इंसान रसायन का सेवन जो करते हैं उनको सत्य बोलना, अक्रोध, फिर अध्यात्म में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और इंद्रियों में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। कितने सारे लोग हैं जिनको डिफनेस का प्रॉब्लम है फॉरेन कंट्रीज में। चाइना में लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, या मायोपिया है, दूर का नहीं दिखता, क्योंकि वहां क्षार बहुत ज्यादा खाते हैं। इंडिया के कितने सारे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कान से पूरा सुनाई देता है, उनको आंख से दिखाई देता है, चश्मा नहीं लगाना पड़ता है। जो लोग का खान पान अच्छा है, यहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र है कि यहाँ मिट्टी ही सब कुछ अच्छा देती है, खान पान। तो इसीलिए यहाँ के लोग, अब मैं सब 100% बोलूंगा इंडियन लोगों को चश्मा नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि खान पान की विकृति भारत में भी आ गई है। लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है। लेकिन ज्यादातर एवरेज से ज्यादा देखा जाए तो इंडियन लोग ज्यादा स्वस्थ हैं और सुखी हैं, हर तरह से डिप्रेशन के शिकार नहीं है। तो और क्या है कि अभी कैसा हो रहा है कि दिनचर्या बिगड़ रहा है, ऋतुचर्या बिगड़ रहा है, पाश्चात्य लोग का अंधानुकरण होके आहार और विहार बिगड़ रहा है। सब चीज खराब है ऐसा नहीं है, फॉरेन का सब चीज खराब नहीं है। सब चीज अच्छा भी है वहां का, और इंडिया का भी अच्छा है। कुछ चीजें खराब भी हैं, कुछ चीजें इंडिया के भी खराब है। तो हमें वो देखना होगा कि सत्यासत्य बुद्धि की कौन सा सही है, हमारे लिए कौन सा योग्य है, कौन सा योग्य नहीं है, वो देखना है। और हमें एकदम प्राचीन जमाने में भी नहीं रहना है कि धोती कुर्ता पहन के बैठ गए और संस्कृत बोल रहे हैं। आज के जमाने के हिसाब से संस्कृत बोलना वो नहीं है। हमें वो ठीक है, वो एक पैशन है, इंटरेस्ट है, वो अलग बात है। हमें जमाने के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। तो और क्या है कि व्यायाम व्यायाम का अभाव है, सद्वृत्त का अभाव है।
छल कपट और द्वेष, ईर्ष्या ये ज्यादा बढ़ गया है। लोग कब धोखा दे दें, कब झूठ बोल दें, कब पीछे से खंजर खोप दें, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो रसायन का सेवन करते हैं ना, उनमें कैसा रहता है कि एक तो स्नेहता रहती है, बहुत ज्यादा स्नेह रहता है, एक दूसरे के लिए फीलिंग रहती है। भागवत में बोला है कि आत्मवत पश्येत पित पिपीलिका नाम, मतलब अपने जैसा कीड़े और चींटियों को भी समझना चाहिए, उनमें भी दया देखनी चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति है कि हम उनमें भी सजीवता देखते हैं, ईश्वरीय तत्व देखते हैं। तो जो रसायन का सेवन करते हैं, उनमें हर चीज पॉजिटिव चीजें रहती हैं, उनको संतान भी अच्छी होती है, और स्त्री और पुरुष का बीज भी अच्छा रहता है, गर्भाशय की कोई बीमारियां नहीं होती है। नहीं तो आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और क्योंकि समय बदल गया, खान पान बदल गया है, तो इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा मैक्सिमम बढ़ रहे हैं। और वो आजकल बिजनेस का भी बहुत ज्यादा जरिया बन गया है कि लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट के लिए आईवीएफ सेंटर में कितने पैसे, करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आयुर्वेद में जो बताया है कि अगर रस धातु को अच्छा करना है, रक्त धातु को अच्छा करना है, मांस धातु को अच्छा करना है, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु को अच्छा करना है, तो हर चीज के लिए रसायन बताए हैं। जैसे कि दूध का सेवन अगर कोई अच्छा करता है, अग्नि को ध्यान में रखते हुए, अगर सिद्ध दूध पिएगा, औषधि सिद्ध दूध या नॉर्मल दूध भी पिएगा, तो रस धातु उसका हमेशा अच्छा रहेगा। अगर कोई रक्त धातु को अच्छा करना चाहता है, तो रक्तवर्धक जैसे अनार है, आंवला है, या फिर उसके बाद में अंगूर है, किशमिश है, उसका सेवन करें तो रक्त हमेशा अच्छा रहेगा। मांस धातु को अच्छा करना है तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मांस का सेवन करें, और नहीं तो जो येलो पंपकिन होता है, या फिर नॉर्मल जो कोहड़ा होता है, येलो पंपकिन, उसका सेवन करें, नारियल का सेवन करें, उड़द का सेवन करें, तो मांस धातु हमेशा अच्छा रहता है। उसी तरह से मेद के लिए कोई कुछ ऐसे रसायन नहीं बोला है खाने पीने में। मेद तो नॉर्मल रहता है ऐसे। शिलाजित है, शिलाजित का सेवन करें तो मेद धातु अच्छा रहता है। अस्थि धातु को अगर अच्छा करना है, तो बादाम का सेवन करें और चना का सेवन करें। चना जो रहता है ना, भुना हुआ चना अगर कोई खाता है, उसमें कैल्शियम बहुत रहता है। और खजूर का सेवन करें, बादाम का सेवन करें तो हड्डियां मजबूत रहती हैं। या जो गोंद का लड्डू होता है, वो अगर खाएं तो हड्डी मजबूत रहता है, क्योंकि उसमें नेचुरल कैल्शियम भी रहता है और संधान करने का तत्व रहता है। इसलिए गोंद से ही आभा गुगुल बनता है, बबूल का गोंद, या किसी भी वनस्पति का जो गोंद होता है, वो बहुत ज्यादा मजबूती लाता है, अस्थियों को संधान करने में सपोर्ट करता है। इसी तरह से मज्जा धातु को अगर अच्छा करना है, तो एक होता है प्रियाल, या फिर जो चिरौंजी होता है, चिरौंजी या अखरोट अगर खाएं तो मज्जा धातु अच्छी रहती है। और शुक्र को अगर अच्छा रखना है हमेशा, तो दूध दही का सेवन करें, उड़ीद का सेवन करें, तो हमेशा अच्छा रहता है। इसी तरह से रस धातु को अच्छा करना है, तो लघु मालिनी बसंत का सेवन करें। अगर रक्त को अच्छा करना है तो ताप्या दिलाओ, लॉन्ग टाइम के लिए ताप्या दिलाओ दें। मांस धातु को अच्छा करना है तो चंद्र प्रभावती और योगराज गोकुल का सेवन करें। मेद धातु को अच्छा करना है तो वसा का सेवन करें, जो प्राणियों की वसा होती है, और शिलाजीत का। अगर अस्थि को अच्छा करना है तो प्रवाल पंचामृत या प्रवाल पिष्टी, इनका सेवन करें। मज्जा को अच्छा रखना है तो घृत का सेवन करें और वंशलोचन का करें। शुक्र को अच्छा रखना है तो पूर्ण चंद्रोदय रस और कपि कच्छू का बीज, इसको करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि काम में रसायन में जैसे किसी को अस्थमा है, तो वह पिप्पली का सेवन करे, लेकिन कुछ काल के लिए करे। वर्धमान पिप्पली रसायन करे या पिप्पली लेहम का सेवन करे। कंटिन्यू पिप्पली क्षार और लवण का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे फिर क्या होता है, साइड इफेक्ट होते हैं। पिप्पली क्षार लवण का सेवन करने वाले लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, अवृषत्व आता है, या उनको बहुत ज्यादा मतलब ये रहता है, धातु जो रहते हैं वो खराब होने लगते हैं। इसीलिए चरक विमान स्थान में क्लियरली बोल दिया चरक जी ने कि पिपली क्षार और लवण का सेवन कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म के लिए, और ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर चंपा मैडम जी कुछ बोलना चाहती हैं कोई केस रिलेटेड? प्रियदर्शनी शर्मा मैडम जी, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी कुछ बोलना चाहती हैं तो बताइए, नहीं तो मैं कुछ और बताता हूँ। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं, तो आजकल कैसे है ना, वातरक्त के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, गाउटी अर्थराइटिस के। तो क्या है कि खान पान बहुत बिगड़ गया है। क्यों खान पान बिगड़ गया है? पहले के जमाने में लोग खाना खाते ही
पहले ऊंट की सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। तो सवारी करने के बाद क्या करते थे, रूखा सूखा खाते थे, पैर लटका के रखते थे और लॉन्ग जर्नी करते थे एक देश से दूसरे। पहले तीर्थ के लिए भी जाना है, जैसे बनारस जाना है, अगर चेन्नई में कोई है इंसान, बूढ़े लोग, और उनको चेन्नई से बनारस जाना है, तो हाथी में, घोड़े पे, ऐसे पैर लटका के जाना पड़ता, खच्चर पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। तो पैर लटका के रखेंगे तो वातरक्त नाम की बीमारी होती थी, क्योंकि रक्त की पुष्टिकर आहार भी सेवन होता था, वृक्ष आहार भी खा रहे हैं, और जागरण भी होता था, ट्रैवलिंग भी होता था। आजकल कैसा है कि लोग खाना खाते ही तुरंत ही भागते हैं बाइक पे, एक्टिवा पे। तो उससे क्या है, खाना खा के तुरंत चलना, पैर लटका के, मतलब जो घोड़े और हाथी हैं ये बदल के अब बाइक ने ले लिया है। तो ये वातरक्त होने का एक कारण है। या ऑफिस में भी रहे हैं तो पैर लटका के बहुत देर तक टेबल चेयर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो वातरक्त बहुत हो रहा है। और एक निमित्त कारण होता है चोट लग जाना, जिसको थोड़ा भी चोट लगी तो रक्त की संचिति होती है, वात का प्रकोप होता है। खान पान भी ऐसा है कि शरीर को शुद्ध करने के लिए पंचकर्म नहीं किया जाता है। पेन हो रहा है तो पेन किलर खा लो, कुछ इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक खा लो। तो इससे क्या होता है कि रक्त की दुष्टि होती ही होती है। और आयुर्वेद में बोला है कि हर महीने में, मतलब हर साल में एक बार वसंत ऋतु में वमन कर लेना चाहिए, वर्षा ऋतु में बस्ती ले लेना चाहिए, और शरद ऋतु में विरेचन ले लेना चाहिए, और रक्त मोक्षण कर लेना चाहिए। तो अगर वो सब नहीं किया जाता है तो शरीर है, शरीर खराब हो गई, मशीन को भी चलाएंगे तो वो खराब होता है, तो ऑयलिंग सर्विसिंग करना पड़ता है। तो शरीर है वो भी तो एक मशीन की तरह है। तो इसलिए यहाँ पे अगर शुद्धि नहीं की जा रही है तो जब तक अग्नि अच्छा है, व्यायाम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बीमारियां पकड़ने लगती हैं, शरीर का एक मोड़ ऐसा आता है, एक उम्र ऐसी आती है कि फिर बीमारियां आने लगती हैं। तो ऐसे ही वातरक्त जब हो जाता है तो उसमें हरताल भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसको वात प्रधान वातरक्त है या कफ प्रधान वातरक्त है, उनको हरताल भस्म देने से बहुत अच्छा। हरताल भस्म का प्रयोग करें, आधा आधा चुटकी या 1/4 चुटकी, मतलब आधा रत्ती या 1/4 रत्ती, तो वो वातरक्त को प्रभाव से ठीक करता है। जहां पे पूरे शरीर में आवरण जन्य है, तो वहां पे आवरण को हटाने के लिए हम लोग लहसुन शीरपाक का प्रयोग करते हैं। लहसुन जो है वो आवरण को हटाने में श्रेष्ठ है। या एरंड तेल, तो रात को सोते टाइम एरंड तेल दूध के साथ या शुंठी के साथ या गर्म पानी के साथ शुंठी डाल के दें तो पेट साफ होते जाएगा, आवरण हटते जाएगा। तो लहसुन शीरपाक भी अच्छा काम करता है। जिसको पित्त प्रकृति और लहसुन सूट नहीं कर रहा शीरपाक भी, तो हम लोग एरंड तेल देते हैं और हरताल भस्म देते हैं। उसी तरह से अगर सूजन आ गई है, बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, हाथ पैर में बहुत ज्यादा रेडनेस आ गई है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हरताल भस्म को घी के साथ और मिश्री के साथ देते हैं। पित्त प्रधान वातरक है तो हम हरताल भस्म का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट होता है, पित्त बढ़ता है, रक्त पित्त बढ़ता है। हरताल भस्म ओरिजिनली बहुत गर्म है, हरताल और मनशिला, तो उसको हमें पित्त प्रधान वातरक या पित्त प्रकृति में नहीं देना चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि वातरक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वातरक्त में वायु का प्रधानता बहुत ज्यादा है, उसमें नींद नहीं आ रही है, अरोचक है, गैंग्रीन टाइप हो रहा है, पित्त, तो उसमें गैंग्रीन टाइप हो रहा है, पित्त प्रधानता है, तो उसमें हम लोग ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं, हड़ताल नहीं देते पित्त प्रधानता में। बाकी हम हड़ताल भस्म देते हैं जहाँ पे ये ज्वाइंट पेन बढ़ रहा है, तो हड़ताल भस्म से बहुत अच्छा फायदा होता है। कोई पेशेंट जुड़े हैं क्या, हम बाद में बात करेंगे इस पे। बिट्टू कुमार दरभंगा बिहार से कोई हैं, बिट्टू कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुनमुन जी इनको वीडियो ऑडियो ऑन कैसे करते हैं बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिट्टू कुमार जी, हाँ, इनका केस चेकिंग करना है। आप शशि मैडम को बुलाइए प्लीज, 11 बज जाए, शशि मैडम को बुलाइए। मुनमुन जी आप सुन पा रहे हैं? वीडियो शशि मतलब मैडम, यहाँ पे है। हाँ, हो गया हो गया। हाँ, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। हेलो, हेलो। एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी आ रही है मैम। हाँ, बताइए क्या तकलीफ है आपको। वेट बढ़ गया है, वेट लॉस करना था।
हेलो हेलो। हाँ जी आप बोलते रहिए। जी वेट लॉस करना था। अच्छा, वेट लॉस करना था। जी। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। कितनी हाइट है आपकी? हाँ, 5.5 है। सेंटीमीटर में कितना है? फीट में है। फुट में है। चलिए, आगे बता दीजिएगा। वजन कितना है? 102 kg। माय गॉड, आपके वजन पर मैक्सिमम समझो 55-60 से ऊपर वजन जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 60 kg जी। चलेगा, क्योंकि 22 साल के अभी बच्चे भी हो, है ना। उम्र के साथ भी थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ता है। अभी किस क्लास में हो? अभी हम कॉलेज में हैं। अच्छा, अभी कॉलेज में है। तो ये वजन कब से बढ़ा है? वजन हम 13-14 साल से मतलब। 13-14 साल से 22 साल के हो, यानी करीब नहीं 8-9 साल के बच्चे थे तब से वजन बढ़ा हुआ है। नहीं 13-14 साल के जब थे न, तब नॉर्मल था, उसके बाद वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया। हॉस्टल आए थे ना उसके बाद। तो जब वजन बढ़ना शुरू हुआ था तब शुरुआत में ध्यान नहीं दिए? नहीं ध्यान दिए थे, हॉस्टल में रह रहे थे। अरे हमरे नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ ना भैया। देखो, वजन बढ़ता जाता है ना, तो एक लेवल तक ये हद से ज्यादा हो चुका है। अब बताओ, वजन बढ़ने से कुछ परेशानियां भी हुई हैं कि सब कुछ ठीक है? जैसे कई बार सांस फूलने लगती है लोगों की, थोड़ा समय मेहनत करने पर पसीना बहुत ज्यादा आता है, या पसीने में बदबू आती है, या कुछ और तकलीफें होना शुरू होती हैं, मुंह से सांस लेने लगते हैं कुछ लोग। ये सब भी पसीना कुछ तो आ तकलीफ जाता हो है। रही? हम्म। पसीना उसीना आने वाला रहता है, मगर थक भी जाते हैं, मतलब उतना जल्दी भी नहीं थकते हैं। जैसे दो हम्म। 2-4 मिनट चले, 5 मिनट थक जाते हैं, उतना जल्दी नहीं थक पाते। जैसे आधा घंटा चल हाँ। लिए, बुल लिए, हाँ। उसके बाद ज्यादा थकावट हो जाता है। अच्छा, चलो परेशान नहीं हो। देखो बेटा, जो हो गया है ना वो सारा हो गया है, लेकिन अब आगे ख्याल रखना है। तो एक बात बताओ, रात में कितने बजे सोते हो? 11 बजे। 11 बजे यार। 12-1 बजा भी देते हो? कभी कभी 12 बज जाता है। अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 7 बजे। अच्छा, और कुछ मेहनत करते हो शरीर का? शाम में वॉक करते हैं। अच्छा, और पेट वोट अच्छे से साफ होता है रोज? नहीं नहीं, कभी कभी कब्ज बन जाता है। अच्छा, तो ये जो कभी कभी कब्ज बनता है, ये कितने साल से चल रहा है? ईद जाए एक आध साल से है। अच्छा, 1 आध साल से कब्ज बन रहा है। और इसके अलावा और हम्म। क्या क्या तकलीफ हो रही है? और तो कोई तकलीफ नहीं है। हम्म। और तकलीफ नहीं, और वही कोई कब जा। तकलीफ नहीं है? चलिए, बताते हैं। एक बार आप उठ के दिखाइए, आपका पेट दिखाइए, चल के दिखाइए, आप कैसे लग रहे हैं। अच्छा, थोड़ा चल के दिखाइए। अच्छा, पेट निकल गया है बहुत ज्यादा। उधर स्तन, उधर लंबोदर, ऐसे स्तन का और पेट का, ये सब वृद्धि जो बोलते हैं ना, कमर का, ये सब बढ़ गया है। हाँ, देखिए सब फैट्स फैट्स जमा हो गए। हाँ, आपका सुबह से शाम का दिनचर्या बताएंगे? सुबह कितना बजे उठते हैं, क्या करते हैं? सुबह 7 बजे तक उठ जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन ट्यूशन जाते हैं। आप खाना वही जहाँ पे रहते हैं दरभंगा में, वहां पे सूर्योदय कितना बजे होता है? समस्तीपुर में रहते हैं। हाँ, कितना बजे होता है सूर्योदय? यही 4:30-5 बजे यारी। 4:30 बजे अगर हो रहा है और आप उठ रहे हैं 7 बजे, तो आप लेट उठ रहे हैं सूर्योदय से। हम्म। हाँ, तो आपका पेट साफ होता है?
पेट मतलब मान लीजिए न, सप्ताह में 2 रोज मतलब कब्ज ही बना रहता है। कब्जी बना रहता है, तो ये मेन कारण है आपका। और आपको नीचे बवासीर का भी तकलीफ है क्या? नहीं, तकलीफ बवासीर नहीं है। हाँ, तो आप लेट क्यों उठते हैं? जल्दी क्यों नहीं उठते? सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। अगर 4:30 बजे अगर हो रहा है समस्तीपुर में, क्योंकि वो भारत के पूर्वी साइड में है, तो आपको तो 3 बजे उठना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। आप वो फॉलो नहीं करते हैं ना, पेट साफ नहीं होता है, तो वो फिर क्या होता है, अग्निमंद हो जाता है, खाना पचता नहीं है। खाना पच नहीं रहा है तो वो चर्बी में कन्वर्ट हो रहा है सब, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर आप सुबह उठने के बाद 7 बजे उठते हैं, तो जी। आप ब्रेकफास्ट कितना बजे करते हैं? आप क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट 10 बजे। 10 बजे ट्यूशन से आते हैं, उसके बाद ट्यूशन चले जाते क्या हैं। खाते हैं? आते हैं क्या खाते हैं? जी, रोटी सब्जी। कितना रोटी खा लेते हैं? 4 और सुबह में खा लेते हैं, 4 और 5। सुबह 4 खा लेते हैं, और सुबह से एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं? ये सुबह में नहीं करते हैं, शाम में जाते हैं सिर्फ। अच्छा, सुबह नहीं करते हैं। जब आपको कब्ज रहता है तब भी आप 4 रोटी खा लेते हैं, जिस दिन कब्ज रहा? नहीं, कब्ज पेट भारी रहता है उस दिन नहीं, उतना नहीं खाते हैं। कितना खाते हैं? जी, 2 और खा लेते हैं उस दिन। 2 खा लेते हैं, फिर उसके बाद लंच कितना बजे करते हैं? 1 1 बजे यार। 1 बजे लंच में फिर क्या खाते हैं? यही चावल दाल सब। आपने सुबह 4 रोटी खाया, फिर उसके बाद में जब लंच खा रहे हैं, तो आपको भूख लगी रहती है कि खाना है इसीलिए खा लिए? में भूख तो लग जाती है। 2 तरह का भूख होता है, एक भूख होता है दिमाग का भूख, एक होता है पेट का भूख। दिमाग का भूख ज्यादा लगता है। पेट का भूख कम लगता है ना? हम्म। दिमाग वाला भूख है तो, और जब खाने बैठते हैं तब और भूख लगती है, तब और खाते हैं, और खाते हैं, और खाते हैं। तो मांग हम्म। मांग के लेने का भी आदत है क्या, खाना खा रहे हैं तो? नहीं, इसी खुद ही बनाते हैं, क्या? खुद 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 ही खाना बनाते हैं, बैचलर में साथ रहते हैं लड़का सब के साथ। अच्छा, तो आप चावल कितना ज्यादा मात्रा में खाते हैं दूसरे लोग की अपेक्षा में? हाँ, दूसरे लोग को अपेक्षा में ज्यादा चावल खाते हैं। चावल पसंद है आपको? अच्छा। हम्म। फिर आप चावल जब दोपहर में खाते हैं तो उसके बाद दिन में सो जाते हैं? दिन में 1 2 घंटा सो जाते हैं। देखिए मुनमुन नींद जी, आती लिखिए विवास, तो आप चावल खा के, पानी पी के और सो जाते हैं, तो वेट नहीं बढ़ेगा क्या? एक्सरसाइज है नहीं, और संतर्पण जन्य ऐसा हेतु है। ठीक है, फिर जब आप उठते हैं तो वो खाना तो पच जाता है, फिर भूख लगती होगी 3 4 बजे, तो कुछ भुंजा है। उंजा खाते हैं? नहीं, भुंजा नहीं खाते, नॉर्मली कभी कभी मान चलिए न, सप्ताह में 1 आध बार शाम में। जो कितना, उतना। 1 प्लेट 2 प्लेट? हाँ, 1 प्लेट भुंजा चूरा उरा यही सब खा लेते हैं। थोड़ा उड़ा खा लेते हैं, तो उस टाइम भूख लग रहती है? दिमाग की भूख लगती है कि पेट की भूख लगती लग रहती है? वही दिमाग के मान लीजिए क्रेविंग होने लगता है तो। क्रेविंग होने लगता है। उसके बाद रात हम्म। को डिनर कितना बजे करते हैं? 10 बजे, 10 बजे के आसपास। 10 बजे, 10 बज जाता है नॉर्मली डेली। तो उसमें क्या खाते हैं? यही रोटी सब्जी। नॉनवेज भी खाते हैं कभी कभी। नॉनवेज में किस चीज का नॉनवेज? नॉनवेज में चिकन फिश यही सब। अच्छा, तो वो ज्यादा मात्रा में कभी कभी हो जाता है ओवर ईटिंग? हो जाता है। तो कभी कभी ज्यादा खा लिए तो रात को सोने में तकलीफ हो रही है, पेट बहुत ज्यादा फुल भर लिया तो ऐसा होता है? नींद नहीं आ रही है, इतना ओवर ईटिंग कर लिया? हम्म। ठीक है। तो मुनमुन जी, आप इनको डाइट चार्ट में वो दे दीजिए जो मेरा वेट लॉस का है। मुनमुन जी सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। इनको एक तो दिनचर्या अच्छा करिए, और चावल जी। का मत
का पानी पीने के लिए दीजिए पूरा दिन में बहुत, क्योंकि भूख, विकृत भूख लग रही है बार बार। मेद की अग्नि बहुत विकृत रूप से वायु की वजह से प्रदीप्त हो जाती है, तो जो हम्म, खा रहे हैं वो सब फैट्स बन रहा है, इसलिए पढ़ने में भी मन नहीं लगता होगा, आलस आता होगा, नींद अच्छा आता होगा बार बार। हम्म, तो यही सब करना है आपको, तो हो जाएंगे ठीक। और वो जो दवाइयां हैं, वो मेदोर गुगुल, चंद्रप्रभा, नवक गुगुल, तृष्णा दिलाओ, आप क्या देते हैं वेट लॉस के लिए? यही सर मेदो और गुगुल देते हैं, चंद्र प्रभावती। बाकी आपका जो डाइट है वो, और उसमें अपना क्या बोलते हैं, शहद, हनी, तो 3-3 चम्मच 3 बार। अच्छा। और साथ में एक अभ्यारिश दे देते, उससे अनुलोमन भी होते रहे। हाँ। जी सर, बाकी आप मार्गदर्शन जैसे देंगे सर। आप वही तो शुरू करिए। जी जी, ठीक है ना। ठीक है। हम्म। ओके ठीक सर। है। और कोई पेशेंट है तो बताइए। इनको सर मतलब अभी मूल रूप से वही लिक्विड डाइट पे ही, चावल के पानी पर रखेंगे। साथ में इनको हनी हनी ऐड करवाएंगे, आपका डाइट चार्ट है वो फॉलो करवाएंगे। दवाई के रूप में मेदोहर गुगुल, चंद्र प्रभावती हाँ। और अप्यारिस्ट। हाँ। और क्या बोले सर? आप और अयस्कृति करके आते हैं एक लिक्विड, वो वेट लॉस करता है। कुछ अयस्कृति। यशकृत। अयस्कृति, अयस्कृति। ठीक है उद्वर्तन सर। कराना चाहें तो उद्वर्तन करा दीजिए, कोई चूर्ण से उद्वर्तन हम्म कराएं। हम्म हम्म और सुबह उठ के पहले तो वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप कराइए, इनका दिनचर्या अच्छा करिए। जितना बजे उठते हैं वो लेट उठ रहे हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन है, तो दीपन पाचन लोमन करिए, या अल्टरनेट डेज या 7-7 दिन पे विरेचन मटी दीजिए, उससे चर्बी गिरेगा। या जैसे प्रियदर्शनी शर्मा मैम करती है जी ना, जी। वो सहचर हाँ तेल हाँ और सरसों का तेल का कॉकटेल से बस्ती, अगर पॉसिबल है तो हाँ, मात्रा भाई, तो वेट जी लॉस। जी जी। हाँ। ठीक है। और संतर्पण जन्य जितना भी हेतु है सब बंद करना है, कि खाना खा के सो जा रहे हैं चावल खा के। ठीक है। ठीक है, तो इनको लीव करा दीजिए मुनमुन जी। इस पे 1 मिनट रुकिए, शशि मैडम ठीक को है सर। बोलिए, योगा योगासन, शशि मैडम को बुलाइए। शशि मैडम का ज्यादा अनुभव है हाँ योगा। आदरणीय, हाँ। जी हाँ सर। आदरणीय एक्चुअली इनको ना शुरुआत पहले पार्ट 1 योगा है, क्योंकि जितना वेट है तो उसमें बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई होगी। तो पार्ट 1 करने के बाद फिर पार्ट 2 करें और पार्ट 3 करें। और पार्ट 2 जो होता है मेनली एब्डोमिनल ग्रुप में आता है, तो एब्डोमेन पर काफी बढ़िया असर पड़ेगा। और थर्ड भी जो है वेट लॉस में काम करता है। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत अच्छे से कर लेंगे तब सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत फर्स्ट पार्ट से करें, और फर्स्ट पार्ट 1 मंथ करें, लगातार करें। एंटी ग्रुप ऑफ योगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और उसके बाद सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट पर आए। तो सेकंड पार्ट पर जब आएंगे तो एब्डोमिनल के मेनली एक्सरसाइजेस होती है, तो एब्डोमेन कम होगा। और जो हाथ पैर है ना, उन सब सारी की जो टोनिसिटी खत्म हुई है, वो थर्ड ब्लॉक जब एनर्जी ब्लॉक वाला होता है करेंगे, तो धीरे धीरे करके सिस्टम ठीक हो जाएगा। जी बट मैम करना जी मैम। पड़ेगा बेटा अच्छे से, मतलब लगना पड़ेगा आपको। ठीक है। अगर आपने 6-7 साल में गेन किया तो अपने आप को 6-7 महीने मिनिमम दो, तब फर्क नजर हम्म, आना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज हार्मोनल चेंजेस जेंट्स में भी आना शुरू हो जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी आ जाती है। तो वो अलग टाइप के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब बॉडी का आपका टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब बिगड़ना शुरू हो जाता है ना। हम्म, हम्म, ठीक। और कुछ मुद्राएं उद्राएं हैं, जैसे वायु मुद्रा है, अग्नि मुद्रा है, इस तरह की मुद्राएं वगैरह हैं, वो सब सारी चीजें भी करें। अभी आप पहले इनका विरेचन ओरेचन प्लान कराइए। तो विरेचन टाइम टाइम पर करेंगे, और जैसे बस्ती सर ने बताया सब सारे उद्वर्तन वगैरह, उससे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। शुरू करेंगे, हो जाएगा सब। ठीक है। और हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो करिए। बस्ती प्रियदर्शनी में सर, शर्मा बस्ती जी। में इसको सहचर आदि तेल और प्लस सरसों तेल का ना। हाँ, वो प्रियदर्शनी शर्मा मैम कर रही है ना, बहुत सारे पेशेंट का फायदा हो रहा है। ठीक है और ठीक लेखनी गण का काढ़ा का बस्ती दें, त्रिफला के काढ़ा का बस्ती दें, उससे वेट कम जल्दी जल्दी होता है। है।
ठीक। आपको जो पॉसिबल है वो करिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी इनको आप सर सो जाइए, अभी सुबह मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं। आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है सर। मुनमुन है कि इनको फोन करिए बाद में कि क्या क्या करना है, दिनचर्या अच्छा हाँ हाँ करना है। हाँ हाँ, वो मैं फिर बताता हूँ इसको क्या क्या ठीक करना है। है। तो डॉक्टर चंपा मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर प्रियदर्शनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैडम, डॉक्टर गणेश भोसले सर कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ, 40 मिनट का हो गया। अब हम लोग सुबह मिलते हैं। अब मेरा लैपटॉप ठीक हो गया है। सुबह 7 बजे माधव निदान का सेशन होगा, और रात को सॉरी सुबह 8 बजे चरक संहिता का सेशन होगा, और फिर शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।